मैं उस वाले बेड पे सिमर बैठा हुआ है। गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार बता दीजिए आवाज क्लियर है या नहीं और दिख रहा है प्रॉपर तरीके से, तो स्टार्ट किया जाए। आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है केमिकल बॉन्डिंग का। और केमिकल बॉन्डिंग का जो आप लोगों को लेक्चर बोर्ड वाली जो पीडीएफ थी मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया है, तो आप वहां से उठा लीजिएगा। तो नोट्स वगैरह वहीं से बना लीजिएगा। आप ध्यान रखिए नोट्स आपकी होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं आपको पीडीएफ रोज का रोज देता चला जाऊंगा। तो जो बालक अभी नहीं देखे थे लाइव क्लास में, बाद में रिकॉर्डेड के फॉर्म में देख रहे हैं, वो भी जाके देख ले, इम्पोर्ट हो चुका है। तो चलते हैं आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 2 होगा, तो क्लियर करिए, आवाज बढ़िया से आपको दे रही है सुनाई। गुड इवनिंग भाई, और प्रॉपर तरीके से सब कुछ ओके है। फिर स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोगों ने जो टॉपिक शुरू किया था उसमें था संयोजकता, और संयोजकता को हमने बेहतरीन तरीके से समझ लिया था। अब इंडेक्स के अंदर आप लोगों का था हमारा रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्ड्स के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। केमिकल बॉन्ड, ठीक, रासायनिक बंध, ठीक है भाइयों। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है रासायनिक बंध। तो रासायनिक बंध में हमें पढ़ना क्या क्या था, और एक सवाल यहां से पक्का है, 100% बता दे रहा हूं, नोट करके लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये जो पोर्शन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक। तो इसके अंदर हमें क्या क्या देखना है, सबसे पहले हमें इसमें देखना है आपके आयनिक बॉन्ड, आयोनिक या आयनिक बॉन्ड, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बॉन्ड, ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स न लिख के इलेक्ट्रोवैलेंट लिख देता हूं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक। साथ साथ में नोट करते चलिएगा, ठीक ना, आपकी नोट्स रेडी हो जाएगी। आयनिक हो जाएगा, वैद्युत संयोजी बंध। यहां से एक सवाल आपका पक्का होना ही होना है। दूसरा है आपका कोवैलेंट, कोवैलेंट बॉन्ड हम लोग देखेंगे। सह संयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, ठीक। तीसरा हम लोग जो देखेंगे इसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको हम लोग कहते हैं उप सहसंयोजक, उप सहसंयोजक बंध। कोऑर्डिनेट को दूसरा नाम से भी पुकारा जाता है, वो नाम है डेटिव। क्या है? डेटिव बॉन्ड। तो इस नाम से भी कभी कभी इसका जिक्र होता है। तो ये तीन चीजें पढ़नी है, और इन तीन चीजों में आपसे सवाल किस तरीके से पूछा जाता है मैं बता दूं कि सवाल का पैटर्न क्या होगा। तो पैटर्न ये रहता है कि पहले तो ये दे देगा कि चलिए पहचानिए कि इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तीनों बनाता है, या कोई ऐसा है जो कोऑर्डिनेट और कोवैलेंट बनाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एक पैटर्न ये हो गया। दूसरा हो गया कि आयनिक बॉन्ड के लक्षण क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड के लक्षण क्या होते हैं, वो हो गया। और उनकी स्ट्रेंथ वगैरह के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो सवाल आपको इसमें जितने भी पीवाईक्यू आए हैं वो करवाऊंगा मैं इसके अंदर। तो देखें ध्यान से, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। हेडिंग लगा लीजिएगा कॉपी में, आयोनिक
आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बंध, ठीक है। जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, जो तत्व होते हैं आपके, जो एलिमेंट्स आपके पास में हैं, तत्व हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बंध बनते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं यहाँ पे क्या, आयनिक बॉन्ड कहते हैं, है ना। तत्वों के बीच, तत्वों के बीच, तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉन्स के स्थानांतरण, स्थानांतरण जिसको आप लोग कहते हो ट्रांसफर, तत्वों के बीच स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्थानांतरण से जो बंध बनते हैं उससे आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। यहां पे मैं लिख दूं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एलिमेंट्स, ठीक भाई, समझ में आ रहा है आपको। फिर इलेक्ट्रॉनों का हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रांसफर करने वाले हैं, इतनी बात है, ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता था। मेरा ये सब लिखने का एक ही मोटो है, क्योंकि आपका नोट्स भी मुझे साथ साथ में तैयार करवाना है, रिवीजन के समय में आपको काफी मदद मिलेगी इसकी। आप समझिएगा कि कंडीशंस क्या क्या होती हैं। यहाँ पे कंडीशंस वाले सवाल आपसे पूछे जाते हैं, कंडीशंस वाले सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि बताइए आयनिक बॉन्ड बनाने की कंडीशंस क्या क्या हैं। तो उस तरीके के क्वेश्चंस स्टेटमेंट वाले आपसे काफी पूछे जाते हैं। तो उसको हम लोग, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये आपके एग्जाम के पैटर्न पे ही पढ़ा रहा हूं, और एक एक चीज जो जो पूछी जाती है वही चीज इसके अंदर रहेगी, कुछ भी इररिलेवेंट चीजें नहीं रहेंगी जो फालतू आपको उसका लोड लेना पड़े। तो यहाँ पे कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। और ध्यान रहे आप लोग कॉपी पेन लेकर एकदम बिल्कुल विष्णु भगवान की तरह शेषनाग पर लेट कर बस ऐसे देखिएगा मत, कॉपी कलम आपके पास में होना चाहिए और आप एकदम बिल्कुल लिखने के मोड में रहें, तब आपका ये क्रैश कोर्स सफल होगा, ठीक ना। जितना बोलता जाऊंगा आप लिखते चलेंगे, सामने रख लेंगे ऐसे मोबाइल अपना, लिखते चलेंगे पैरेलल में। तो कंडीशंस में देखिएगा भाई साहब, सबसे पहला कंडीशंस क्या है हमारे पास में, जो हमें इसमें देखना है। सबसे पहला कंडीशन से है कि आपका एक होना चाहिए धातु, एक आपका ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो धातु होना चाहिए, मेटल होना चाहिए। पहला कोई एक आपका होना चाहिए मेटल्स, और जो दूसरा हो वो अधातु हो। क्या हो, अधातु, आपका नॉन मेटल हो, नॉन मेटल्स। एक मेटल्स हो और एक नॉन मेटल्स हो। सबसे पहली ही और बेसिक कंडीशन से यही है कि मेटल का होना और नॉन मेटल का होना दोनों आवश्यक है, अगर हम काम कर रहे हैं, दो हमने तत्व लिया है तो, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात मैं लिख रहा हूं, अब आप लोगों को थोड़ा बहुत तो मेटल्स की प्रॉपर्टी के बारे में मालूम होगा, हल्का फुल्का। अगर आपसे मैं पूछूं कि मेटल्स की प्रॉपर्टी में अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल, जो आपका आयनन विभव है, आयनन ऊर्जा है, ये सब क्या होते हैं, घटते हैं, बढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, ये सब तो थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा, ये मैं मानकर चल रहा हूं। तो जो मेटल्स होते हैं, ये मेटल्स बड़े आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, त्याग देते हैं,
है ना। मतलब हम इतना कम ऊर्जा दिए कम, और कम ऊर्जा से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। इट मींस कि जो हमारे मेटल्स हैं वो लो आयनाइजेशन पोटेंशियल वाले होने चाहिए, जितना कम से कम हमें ऊर्जा देनी पड़े इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है, इसको मैं ट्रांसफर करूंगा इस वजह से। तो दूसरा कंडीशन है हमारा यहाँ पे लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आपका क्या है, निम्न आयनन विभव, निम्न आयनन विभव कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, जितना कम से कम ऊर्जा दीजिए इलेक्ट्रॉन निकल जाए। और अगर इसके टर्म में हम लोग बात करें तो इसके टर्म में क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। जब मैं धातु के लिए तो निम्न होगा, तो अधातु के लिए क्या हो जाएगा, हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल। HIP लिख दे रहा हूं तो समझ जाइएगा, यहाँ पे IP आयनाइजेशन पोटेंशियल, यहाँ पे उच्च आपका क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक, बात समझ में आ गई भाई, बोलिए। ये दो कंडीशंस आपको समझ में आ गई, अरे बोलो यार, तुम लोग बोलते नहीं हो, पता नहीं क्यों एकदम बिल्कुल शांत बैठे रहते हो। बातचीत किया करो, बताया करो, इसमें कौन कौन हो भाई, विभूति, अवधेश, उदयवीर, सब लोग यार बताया करो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बातचीत करोगे तभी तो, अभी हम आपको बहुत अच्छे से जानते नहीं है। तो क्या पहला और दूसरा पॉइंट आपका क्लियर है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, देखिएगा जो मेटल्स की टेंडेंसी है, मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब विद्युत धनात्मक होते हैं। और जो आपके अधातु होते हैं ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले नेचर के होते हैं। तो हमें क्या चाहिए, एकदम बिल्कुल हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का एक कोई तत्व मिल जाए, और दूसरा वाला तत्व हमें हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला तत्व मिल जाए। तो अगर ऐसा मिलेगा तो बहुत बढ़िया क्या होगा, हमारा आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो मैं तीसरा पॉइंट इसमें लिखने जा रहा हूं, और ध्यान से ये जितने भी पॉइंट्स हैं स्टेटमेंट में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं फोर्स कर रहा हूं कि इस पे आप दिमाग लगा कर रखिएगा। ठीक है, ठीक है भाई। IP आयनाइजेशन पोटेंशियल है, समझिएगा इस बात को कि अगर मैं यहाँ पे एक मेटल लिया, इसको समझ लीजिएगा, यहाँ पे बता देता हूं आपको। यहाँ पे हमने एक मेटल लिया है, मेटल है हमारे पास में, मान लीजिए सोडियम, और सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, और आपने लिखा 2, 8 और 1, 2, 8 और 1। अब क्या है कि बाहरी कक्षा में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मुझे एक ऊर्जा लगानी पड़ेगी। मैं इसमें क्या दूंगा, ऊर्जा लगाऊंगा। जब मैं इसको एनर्जी दूंगा तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, बाहर निकाल देगा। तो और बाहर निकालने के बाद में क्या हो जाएगा, 2 और 8 अपना अष्टक कंप्लीट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो निम्न ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी को हम IP कहते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। और बाकी आयनाइजेशन पोटेंशियल वगैरह आपको पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर में एकदम धांसू पढ़ाएंगे, एकदम मजा आ जाएगा आपको, ठीक ना। तो इसकी बात है यहाँ पे। तो अब तीसरी और इंपॉर्टेंट बात मैं लिखने जा रहा हूं, लिखिएगा अपने कॉपी के अंदर। तीसरा बात कि आपका जो मेटल वाली टेंडेंसी है, मेटल वाले में आपका क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए भाई, तीसरी बात आपका क्या है, हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर, हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर। ठीक है भैया, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का मतलब समझ रहे हो ना, विद्युत, उच्च विद्युत धनात्मक। ये चाहिए हाई। और दूसरा वाला जो था आपका, जो अधातु था, वो चाहिए हाई, आपका क्या चाहिए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला, हाई इलेक्ट्रो निगेटिव।
उच्च विद्युत ऋणात्मक। ये ठीक समझ गए बात। कंडीशंस है, आपसे बोल दिया कि बताइए आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए इनमें से कौन सा कंडीशन सही है। मैं आपको सवाल दूंगा तब फिर आपसे जवाब मांगूंगा, मैं सवाल दूंगा फिर जवाब मांगूंगा आपसे। चीज ये हो गया आपका चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट का जो इधर के होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, उनकी मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होती है, धात्विक गुण उनका ज्यादा होता है। मेटल ही बोला गया है तो मेटल का धात्विक गुण ज्यादा है, और उधर नॉन मेटल है तो अधात्विक गुण उनका ज्यादा है। तो आपका एक का धात्विक गुण मेटेलिक नेचर ज्यादा होना चाहिए और दूसरे वाले का अधात्विक गुण नॉन मेटेलिक नेचर ज्यादा होना चाहिए। क्लियर बात। तो चौथा मैं यहाँ पे लिखूंगा आपका कि मेटेलिक नेचर हाई होना चाहिए, और यहाँ पे नॉन मेटेलिक नेचर भी हाई होना चाहिए। ठीक, उच्च धात्विक गुण और इसमें भी उच्च अधात्विक गुण, ठीक है भाइयों। ठीक, चौथा के बाद में पांचवा पॉइंट समझते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता सुने हो आप लोग? इलेक्ट्रॉन बंधुता बताइए। आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया ना, अब इलेक्ट्रॉन बंधुता सुने हो? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसको कहते हैं, सुने हो आप? बताइए इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता ये होता है कि इलेक्ट्रॉन की लेने की चाहत, जैसे एक इलेक्ट्रॉन बाहर कहीं है और उसको मैं लेना चाहता हूँ, एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, और उसको लेकर अपना स्टक कंप्लीट कर लूँ, बाकी जो भी हो स्टेबिलिटी गेन करूँ। तो इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत जो होती है वो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। बस मोटी मोटा इतना समझिएगा, बाकी चीजें हम बाद में पीरियोडिसिटी में देखेंगे। तो जो मेटल्स होता है, जो मेटल्स है जो इधर वाले हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो वो चाहत ही नहीं रखेंगे कि कोई आए, वो तो ऑलरेडी दे ही रहे हैं। इट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि निम्न इलेक्ट्रॉन बंधुता की उनकी क्या है? टेंडेंसी। और जब हम अधात्विक इधर की तरफ आएंगे, नॉन मेटल की तरफ, तो ये क्या होता है? ये बुलाते हैं, आओ आओ। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होना चाहिए? ज्यादा। उसी हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं ज्यादा। तो इधर वालों का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होना चाहिए, इधर वालों का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होना चाहिए। मतलब एक का आपका निम्न या फिर कह लें लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक, इलेक्ट्रॉन बंधुता, और इधर वाले का हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है भाई, ये पॉइंट इतने आपको याद होने चाहिए। इतने पॉइंट आपको याद होने चाहिए। तो ये सारे के सारे पॉइंट आप अपने दिमाग में रखिएगा। नहीं नहीं, वो दोनों चीज अलग होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक अलग टर्मिनोलॉजी है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक अलग टर्मिनोलॉजी है। दोनों का मतलब अलग होता है, समझिएगा क्या है दोनों का मतलब। जैसे हम एक आइसोलेटेड गैसियस एटम लिए हैं, आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड का मतलब आप लोग बिल्कुल उसका दूसरा कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आइसोलेटेड गैसियस एटम लिए हैं और एक कहीं बाहर से
एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लेने की चाहत रख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन कि मुझे कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए और मैं एक इलेक्ट्रॉन लूं और अपने आप को ऐसे बना लूं, ऐसे। तो एक बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की इसकी चाहत हो रही है, और जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो बॉन्ड के बीच में ही होती है, बिटवीन द बॉन्ड। जैसे ए और बी के बीच में जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रखी है, अगर बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है ए से, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ ले जाएगा, अगर ए की ज्यादा है बी से, तो ये अपना इधर लेकर आएगा। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो टर्म्स है वो बॉन्ड के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की खींचातानी है, जिसकी ज्यादा होगी वो खींचेगा अपने तरफ, जिसकी कम होगी उसके तरफ से जाएगा। और ये क्या है, कहीं से बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन, उसकी लेने की टेंडेंसी है। दोनों एक अलग अलग बात है। क्लियर है भाई विभूति, बात समझ गए, क्लियर है क्या? तो कंडीशंस पे आते हैं, जो कंडीशंस है उस कंडीशंस पे आते हैं, हम आपको बताते हैं जो कंडीशंस। कि पहला कंडीशंस हमारा क्या था कि सबसे पहले हमारा होना चाहिए एक मेटल होना चाहिए, एक नॉन मेटल होना चाहिए, लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल, है ना। दूसरा हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नेचर, ठीक, मेटेलिक नेचर हाई, नॉन मेटेलिक नेचर हाई, और लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर, ये पॉइंट्स आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब समझिएगा, मैं आपको अभी बताऊं कि ये एग्जाम्पल पहले समझिए, एग्जाम्पल पहले आप समझिए कि आयनिक कंपाउंड है या नहीं। जैसे मैंने लिया NaCl, NaCl, ठीक है भाई, NaCl। अब इसमें सोडियम जो है, सोडियम आपका मेटल है, सोडियम क्या है, मेटल, एक धातु है, एक धातु है। और क्लोरीन का है, एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल, ये आपका क्या है, अधातु। तो हमने क्या बोला था आपसे, हमने तो यही कहा था कि एक धातु होना चाहिए, एक अधातु होना चाहिए। इट मींस कि जो आपका NaCl है एक आयनिक कंपाउंड है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखूं, इस जगह पे मैं ये लिख रहा हूं कि MgCl2, MgCl2, तो Mg आपका एक मेटल है और Cl एक आपका नॉन मेटल है, तो ये भी क्या है, आपका एक आयनिक कंपाउंड है। क्लियर बात। अब इसी तरीके से मैं कुछ भी लिखता चला जाऊं, CaCl2, है ना, CaF2, बहुत सारे कंपाउंड हम लिख सकते हैं, पूरा बोर्ड भर सकते हैं, लिथियम का क्लोराइड, लिथियम का फ्लोराइड, है ना, ऐसे बहुत सारे ETC कर लें। और देखिए सोडियम साइनाइड, सोडियम क्या है, एक मेटल है, और CN क्या है, आपका ये पूरा का पूरा एक नॉन मेटल वाले हैं। आपका NaNC, इस तरीके से बहुत सारे दुनिया भर के कंपाउंड आपके क्या होते हैं, आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक, इस सारे के सारे आयनिक, इससे 50 कंपाउंड आप बोर्ड भर सकते हो पूरी तरीके से आयनिक। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस जगह पे कि जो सोडियम है ये आपका धातु है, ये आपका C और N, ये सोडियम कार्बन से कनेक्ट है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कार्बन है तो अधातु है। इसी तरीके से यहाँ पे सोडियम है आपका धातु है, और ये क्या है, आपका नाइट्रोजन भी आपका यहाँ से कनेक्ट है, तो ये क्या है, अधातु है। तो सबसे पहले तो हमें पहचानना सीख गए कि ये आयनिक कंपाउंड है या नहीं है, फिर उसके बाद में इसकी और भी प्रॉपर्टीज पे चलेंगे हम लोग। बोलो भाई, इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो चलें एकदम रस रस चल रहे हैं, एकदम मध्यम मध्यम, एकदम मजा, एकदम धीरे धीरे लेके चलेंगे, और कब आपको समुद्र में ले जाके कुदा देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। चलें आगे। चलिए एग्जाम्पल बताता हूं आपको। एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, स्थानांतरण करवाते हैं, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर करवाते हैं। जैसे हमारे पास में सोडियम, क्या है, सोडियम, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11, तो आप यहाँ पे 2, 8 और 1 लिखते हो,
2 8 और 1, और हमने लिया क्लोरीन, क्लोरीन का होता है 17, तो आपने यहाँ पे लिया क्या 2 8 और 7, 2 8 और 7। ठीक, अब आप ये देख रहे हो कि इसको एक इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ना है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो इसने क्या किया एक इलेक्ट्रॉन अपना त्याग दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो ये हो जाएगा हमारा क्या Na+। अब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो Na+ हो गया, तो अब ये हो गया 2 8, एक निकल चुका है। इसको लिखना चाहें और दर्शाना चाहें तो ऐसे दर्शाएंगे Na और एक Na+ प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यही होगा। एक मिनट भाई बस। ठीक है, अब ये 2 और 8 हो गया। अब इसी तरीके से हमारे पास में Cl है, ये है हमारा 17, और मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 8 और 7, 2 8 और 7। तो अब यहाँ से इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा Cl, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया और ये बना लिया Cl-। तो ये जब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो यहाँ पे हो गया होगा 2 8 और 7। बोलो भाई इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ऐसे दिखाता हूँ उसी पैटर्न पे। Cl- इज इक्वल टू 2 8 और 8, और इसका जो समीकरण बनाना है वो ऐसे बनेगा Cl, एक इलेक्ट्रॉन गेन और यहाँ पे Cl-। यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 8 और 7, एक इलेक्ट्रॉन लेके 2 8 और 8। अब आप देख पा रहे हो कि ये वाली चीज और ये वाली चीज अब यहाँ पे किस फॉर्म में आ गया, आयन के फॉर्म में आ गया। इसने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया, इसने इलेक्ट्रॉन को फेंका और इसने इलेक्ट्रॉन को लपक लिया, है ना भाई। इसने इलेक्ट्रॉन को फेंका, उसने इलेक्ट्रॉन को लपक लिया। अब ये क्या करेंगे, ये जो Na है और ये Cl है, ये क्या कन्वर्ट हो जाएंगे, NaCl में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये क्या बना लेंगे, एक आयनिक कंपाउंड बना लेंगे, एक आयनिक कंपाउंड बना लेंगे। ठीक, आयोनिक। तो यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। क्या हुआ है भाई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मैं लिख सकता हूं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या हुआ है आपका, इस जगह पे आपका हुआ है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक चीज सवाल इसी में सवाल है, सवाल मैं आपसे बताता हूं। सवाल ये है कि आपसे ये कह दे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करता है आपका, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर में हाई होता है या लो होता है, या फिर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नेचर में हाई होता है लो होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेचर में हाई होता है लो होता है। इस तरीके से ऑप्शन बना दे कि जब ड्यूरिंग द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन किसमें या किसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा या किसने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, इस बारे में सवाल पूछा गया है। तो जो आपका लो मेटल है ना, जो आपका जितनी भी प्रॉपर्टी मेटल्स वाली हैं, वो सब के सब क्या कर रहे हैं, आपके यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, और जो नॉन मेटल्स वाले हैं वो सब के सब क्या कर रहे हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। तो सवाल पूछता है कि इनमें से बताइए आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के लिए कौन सा कथन सही है। इनमें से ऐसे लिख दे, सवाल ही देखिए, इस जो सवाल लिख रहा हूं सब सवाल पूछे गए सवाल हैं। इनमें से कौन सा कथन इनमें से कौन सा कथन आयनिक बॉन्ड के लिए, आयनिक बंध के लिए
सही है। कथन दे रहा हूं आपको। आयनिक बंध बनाने के लिए ना, बनाने के लिए कर देता हूं यहाँ पे, और स्टेटमेंट से हो जाए। बनाने के लिए सही है। देखिएगा ऑप्शन दे रहा हूं आपको। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस मतलब समझते हैं ना, त्याग देना। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बताइए। जितना भी सवाल बताऊंगा उस सब के सब सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो क्या होगा आंसर, बताइए। हो जाएगा आंसर आपका सी। आंसर हो जाएगा सी, है कि नहीं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा। इन दोनों की वजह से आपका आयनिक बॉन्ड बनने में आपकी इनकी जरूरत पड़ेगी। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या होने वाला है, ए और बी। इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। सवाल को इस फॉर्मेट में भी कर दिया जाता है कि आपका स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरीके के सवाल तब दूंगा जब आपको मैं सारा का सारा बॉन्ड पढ़ा दूंगा तब। फिलहाल के लिए इस तरीके का सवाल आप देखिएगा। अब आगे जैसे ये दे दिया है MgCl2, एग्जाम्पल ये है यहाँ पे MgCl2। अच्छा, इनका लुईस स्ट्रक्चर भी आप बना के देख सकते हो। ये जो है इनका लुईस स्ट्रक्चर भी बना के देख सकता हो। देखिएगा, सोडियम है, सोडियम के बैलेंस, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा तो लिखूंगा क्या, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। बोलो भाई, यही तो लिखूंगा। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसका। ये क्या है इसका, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, त्यागेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो इस पे एक चार्ज आएगा। और इसी तरीके से जो क्लोरीन है, क्लोरीन का होता है 17, तो ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5, 17। अब ये इसका क्या है, ये वाला इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन है या बैलेंस सेल है। तो वो अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और ये अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए, इस हिसाब से इधर बना दे रहा हूं मैं यहाँ पे, देखा जाए तो ये क्या है हमारा Na, एक स्टार बना रहा हूं, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो Cl है इसका मैं 0 से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बना रहा हूं। अब ये करेगा क्या, इस इलेक्ट्रॉन को इसको क्या कर देगा, डोनेट कर देगा ऐसे। जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा तो इसमें 7 थे ऑलरेडी, अब 8 हो जाएंगे। और इसके पहले क्या थे, 2 8 और 1 था, 1 जाने के बाद में 2 और 8 हो जाएगा। यहाँ पे 2 और 8 हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन जाते ही। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करके इसका कंप्लीट करा देगा और अपने आप को भी कंप्लीट करा लेगा। तो इस तरीके से कहानी बनती है। इस तरीके से मैं अगर आपको MgCl2 को बताऊं तो देखिएगा MgCl2 कैसे होता है। यहाँ पे Mg पे 2+ आएगा, तो एक इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका। और फिर उसके बाद में आपके पास में क्या है, क्लोरीन है। यहाँ पे हम लिख दे क्लोरीन, क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ पे भी लिख दे क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर मार देगा और ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर मार देगा। अब इस हिसाब से क्या हो जाएगा, पहले क्या थे, पहले थे 2 8 और 2 थे,
और ये थे 2 8 और 7, 2 8 और 7। अब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद में क्या हो जाएगा, ये 2 और 8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में हो जाएगा 2 8 और 8 हो जाएगा। और ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में क्या हो जाएगा, 2 8 और 8। ठीक, अब यहाँ पे हो जाएगा Cl माइनस, यहाँ पे हो जाएगा Mg पे 2 प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा Cl माइनस। ठीक भाई, तो ये क्या बना लिया, Mg पे 2 प्लस और 2 Cl माइनस, ये मिलकर क्या बना लिया आपका MgCl2, MgCl2। क्लियर, MgCl2 हो जाएगा। MgCl2 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका आयनिक इसमें। अब कोई डाउट हो तो बताइए भाई। बताइए, डाउट है तो बताइए। ठीक, बहुत बेसिक बेसिक चीज चल रही है, और यही बेसिक से जब पढ़ लोगे, जब इकट्ठा होगा तो सवाल भी बनेंगे और एक मजबूती भी मिलेगी आगे की चीजों को समझने के लिए। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये चीजें आप पढ़े हो, जानते हो, क्योंकि अब इतना तो नहीं पागल हो गए आप, है ना। 9 10th 11 12th की बातें पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बेसिक पढ़ाना बहुत आवश्यक है, जिससे मैं आगे जब पढ़ाऊं तो आपको ये न फील हो कि बेसिक चीजें कमजोर हैं। तो चलते हैं हम आगे लेकर। एक टर्म यूज किया जाता है, जैसे हम लोगों ने एक टर्म यूज किया था वैलेंसी, वैलेंसी का टर्म यूज किया था। तो वैलेंसी में क्या था कि बॉन्ड बनाने की जो क्षमता होती है, बॉन्ड बनाने की क्षमता, संयोजन की क्षमता, उसको हम लोग कहते थे वैलेंसी, संयोजकता कहते थे। तो अब एक टर्म्स नया आता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा ना, इलेक्ट्रो बॉन्ड पढ़ा, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा कोवैलेंसी का टर्म आएगा। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी होता क्या है, किसी भी जो आपका तत्व है, किसी भी तत्व के जो परमाणु होते हैं उनके द्वारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया गया या कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। किसी तत्व के परमाणु द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है या कितने इलेक्ट्रॉन को गेन किया गया है, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। अगर आप चाहें तो इस बात को मैं लिख दे रहा हूं, नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी के अंदर। इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी, वैद्युत संयोजकता, वैद्युत संयोजकता। ठीक, वैद्युत संयोजकता किसी तत्व के परमाणु द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन का कितने इलेक्ट्रॉन लिया गया या दिया गया। किसी तत्व के परमाणु द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन लिए गए और या कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए, यह उस तत्व की वैद्युत संयोजकता बोली जाती है, वैद्युत संयोजकता कहलाती है।
ये उस तत्व की वैद्युत संयोजकता कहलाती है। बिल्कुल वही बात, वही तो मैं लिख रहा हूं, किसी तत्व के परमाणु द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन लिया गया। अब आयनिक बॉन्ड बना रहे हो तो लेन और देन ही तो कर रहे हो, एक दे रहा है तो एक ले रहा है, तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे मैं यहीं पे ब्रैकेट में लिख दो, ड्यूरिंग द ऊपर लिख देता हूं या इसी के आगे लिख देता हूं ऐसे, यहाँ पे ड्यूरिंग द formation of ionic bond, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, किसी तत्व द्वारा कितना लिया गया या किसी तत्व के द्वारा कितना दिया गया, वो उसकी क्या बोली जाएगी, इलेक्ट्रोवैलेंसी बोली जाएगी। क्लियर है बात? तो इस हिसाब से अगर हम देखें, हिसाब लगाते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख रहे हैं कि मेरे पास में NaCl जब कंपाउंड में बना रहा था, तो NaCl में आपने ये देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर और एक इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ था, यही हुआ था ना। तो मैं इस हिसाब से देखूंगा, तो ये जो सोडियम है या लिथियम सोडियम लिखना शुरू करूं, तो एक इलेक्ट्रॉन ये अपना छोड़ेगा, लिथियम पे प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाएगी, इसकी एक हो जाएगी, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी एक हो जाएगी। ऐसे ही सोडियम है ना, इसकी भी इलेक्ट्रोवैलेंसी एक हो जाएगी। ऐसे ही लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम सबकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाएगी, एक ही रहेगी, क्योंकि ये लोग अपना बैलेंस सेल का ही इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे और दूसरे का तो इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना जा रहे हैं त्यागने, और इनके बैलेंस सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो जब एक ही इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रख रहे हैं तो इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी भी क्या होने वाली है, एक ही होने वाली है। लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम सबकी एक होगी। अब इसी तरीके से जब हम लेकर आए, ये तो हमारे क्षार धातु हो गए, अल्कली मेटल्स हो गए, क्षार धातु हो गए। अब दूसरा हम लोग पहुंच रहे हैं किस पे, अल्कलाइन वाले में, बेरिलियम मैग्नीशियम, अब इन पे हम पहुंचे, तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे ऐसे हो सकता है Be पे 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं भाई, यहाँ पे Mg पे 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे Ca पे 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसी तरीके से सब में 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आप कर रहे हो, तो ये इनका हो गया इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है भाई। यहाँ पे 2 2 2 2 और 2। अब उधर जब आप पहुंच रहे हो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की तरफ, तो एक एक इलेक्ट्रॉन वो लोग ले रहे हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो अब यहीं पे अगर मैं कह दूं, यहीं पे लिख दूं, यहीं पे नीचे लिख दूं, यहाँ पे क्लोरीन है या फ्लोरीन, और एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, तो क्या बना लिया, F माइनस बना लिया, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाएगी, एक। इसी तरीके से क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लिया, ब्रोमीन एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी उसी टर्म में हम लोग क्या बोलेंगे, एक होती चली जाएगी, है कि नहीं मेरे भाइयों। तो ये हो गई इलेक्ट्रोवैलेंसी, कितना ले रहे हो कितना दे रहे हो उसकी कहानी है ये, ठीक। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी आपका क्लियर हो गया होगा, अगर कोई डाउट हो तो बताइए। बताइए भाई, कोई डाउट हो तो बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोवैलेंसी आपसे पूछूं तो आपका जवाब क्या होगा,
बताइए। बताइए भाई। ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, बिल्कुल बात सही है। उसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, ऑक्सीजन है 2 और 6 होता है, टोटल 8 होता है ना। ऑक्सीजन का जब 8 होता है तो ये मतलब 2 और 6, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। यहाँ पे जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या बना लेगा, O पे 2 माइनस, ये पहले था 2 और 6, अब बाद में हो गया 2 6 और सॉरी 2 और 8 हो गया। तो यहाँ पे इसकी गेन किया इसने 2, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगी 2। तो कितना गेन किया कितना लिया उसी की कहानी ये है हमारी। क्लियर है बात। तो अब हम लोग चलते हैं आयनिक गुण के, कुछ आयनिक जो कंपाउंड होते हैं उनके कुछ लक्षण के बारे में समझते हैं। ठीक है भाई, तो अपनी कॉपी में हेडिंग लगाएं। उधर ही हो बाहर। आयनिक यौगिकों के लक्षण। ठीक है, इनके कुछ लक्षण हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो जो पॉइंट हम बता रहे हैं एक एक पॉइंट को समझिएगा कि जो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं वो आपके अपोजिट चार्ज से बने होते हैं। पहला आपका यही होता है, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि आयनिक कंपाउंड आपके अपोजिट चार्ज से मिलकर बने होते हैं, विपरीत आवेश से मिलकर बने होते हैं। पहला पॉइंट लिख रहा हूं यहाँ पे कि आयनिक पदार्थ या कंपाउंड, कंपाउंड लिख देता हूं सही रहेगा, आयनिक कंपाउंड अपोजिट चार्ज विपरीत आवेश। आयनिक कंपाउंड अपोजिट चार्ज या विपरीत आवेश से मिलकर बने होते हैं। विपरीत आवेश चाहिए, आवेश कैटायन आपका जो है धनायन ऋणायन, इससे जैसे सोडियम है Na+ है ना, Cl-, तो ये आपका क्या है, धनायन है, ये आपका क्या है, ऋणायन है, इनसे मिलकर बने होते हैं। ये किसी एटम से मॉलिक्यूल से इससे नहीं ये बनते हैं, ये आवेशित, वो भी विपरीत आवेश से मिलकर ये बनते हैं। आपसे पूछ देगा कि आयन से बना है किस चीज से बना है, तो ये चीज आपको बतानी पड़ेगी कि ये आपका विपरीत आवेश से बना हुआ। क्लियर बात। दूसरी बात लिख रहा हूं, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, दूसरी आयनिक जो पदार्थ हैं या कंपाउंड है उनका MP और BP मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, बहुत हाई होता
है, बहुत हाई होता है। उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। क्यों होता है, क्यों होता है भाई? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करने लगता है। कूलाम्ब का नियम आप लोग पढ़े होंगे, है ना? चार्ज है Q1 Q2 अपॉन में R²। तो जितना ज्यादा चार्ज जनरेट होता जाएगा उतना ही वो फोर्स आपका लगता जाएगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत मजबूत होता है। और इस फोर्स की वजह से, इस मजबूती की वजह से जो आयनिक पदार्थ हैं वो भी मजबूत हो जाते हैं आपकी, उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। आपसे सवाल ही पूछ लेता कि इनमें से बताइए कौन सा बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट रख रहा है, या फिर इनमें से कौन सा है जो पदार्थ काफी मजबूत है, और उसमें चार्ज आपको दिया रहेगा, चार्ज का मल्टीप्लाई कर करके देखेंगे, जिस पे ज्यादा चार्ज आएगा उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी ज्यादा आएगा, उस हिसाब से आप क्या कर लोगे, अपना जवाब दे सकते हो। तो इस तरीके का भी सवाल आपसे पूछा गया है। और कोई चीज बता सकते हैं इसके बारे में? और कोई बात? तीसरी, यह पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। लाइक डिसॉल्व, लाइक आप लोग पढ़े होंगे ना, लाइक डिसॉल्व लाइक। पोलर सॉल्वेंट जो आपके ध्रुवीय विलायक होते हैं उनमें क्या होता है, डिसॉल्व होते हैं, घुलनशील होते हैं। ध्रुवीय विलायक इसमें क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। ठीक है भाई। और अध्रुवीय विलायक नॉन पोलर में ये क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। यही अगर ये है तो इसी का उल्टा बोलेंगे, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। ये पे लिख देता हूं, नॉन पोलर सॉल्वेंट में अविलेय होते हैं, अविलेय होते हैं। ठीक है भाई, जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं ये सब अपने खोपड़ी में चेप लीजिएगा, यहां से सवाल आपको मिलने वाला है। क्या नहीं आया, क्या नहीं आया भाई? उदयवीर, इतना इतना आराम से मध्यम मध्यम लेके चल रहा हूं एकदम मलाई जैसे, इसमें भी दिक्कत आ रही है तो बताइए, तो तरीका अपनाया जाए। क्या नहीं क्या समझ में नहीं आया? पोलर और नॉन पोलर नहीं समझ में आया? पोलर का मतलब, पोलर का मतलब होता है, छोटा छोटा सा आइडिया ले लीजिए कि दो तत्व आपने लिया है, एग्जांपल दे देता हूं, पढ़ाऊंगा अभी। आपके इंडेक्स में आप देखे होंगे कि मैंने उसमें लिखा हुआ है एक जगह डाइपोल मोमेंट लिखा हुआ है, द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट, उसमें आपको पोलर नॉन पोलर वो सब बताऊंगा। अभी देखो जाके इंडेक्स, वहां पे लिखा हुआ डाइपोल मोमेंट। थोड़ा सा आइडिया ले लो, दो तत्व लिया और जिन तत्व में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस आएगा वो पोलर है, समझिएगा, हल्का सा बस समझा दे रहा हूं। बाकी जैसे मैंने यहाँ पे लिया क्या है, आपने वाटर ले लिया, पानी आपका एक सॉल्वेंट है, वाटर में देखो एक ऑक्सीजन है एक हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक जैसी नहीं है। तो जब एक जैसी नहीं है
तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पोलर बॉन्ड हो जाएगा, है ना। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान हो जाएगी तो नॉन पोलर बॉन्ड हो जाएगा। अभी ये द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंटम में बेहतरीन तरीके से आप समझने वाले हो, ठीक है भाई। इतनी बात आपको समझ में आ गई। 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट ये बता रहे हैं, जो आपका चौथा पॉइंट है, सॉलिड स्टेट में, सॉलिड फेज में, सॉलिड फेज मतलब ठोस अवस्था, ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट में यह विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं, बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, ठीक। जबकि गलित अवस्था, जिसको हम लोग कहते हैं मॉल्टेन स्टेट या फ्यूज्ड स्टेट में, मॉल्टेन स्टेट या फ्यूज्ड स्टेट में यह विद्युत सुचालक होते हैं, विद्युत सुचालक होते हैं, ठीक है भाई। एक कंडक्टर की तरीके से काम करेगा। तो ये देखिएगा, जब हमारा अवस्था क्या हो जाएगी, ठोस होगी, जब वो ठोस रहेगा तो यहाँ पे विद्युत का कुचालक होगा। जब यही अवस्था हमारी गलित होगी, पिघला हुआ रहेगा थोड़ा सा, गलित अवस्था या फिर एक्वस अवस्था जिसको कह लो आप, जली अवस्था, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो गलित अवस्था, साथ में जली भी लिख लो, जली अवस्था। अगर ये होगा तो विद्युत का क्या हो जाएगा, सुचालक हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका लिख दिया जाए NaCl सॉलिड, या फिर ऐसे लिख दे सॉलिड NaCl, सॉलिड NaCl, और यहाँ पे लिख दे मॉल्टेन NaCl। तो सॉलिड NaCl आपका कुचालक होगा, ये आपका चालक होगा, ये आपका कुचालक है, ये आपका, ठीक। तो ये इस तरीके के भी स्टेटमेंट वाले कुछ छोटे मोटे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। और पांचवा और इंपॉर्टेंट बात है, पांचवा और इंपॉर्टेंट बात ये है, पांचवा और इंपॉर्टेंट बात ये है, पांचवा और इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। इसका मतलब थोड़ी देर बाद में जब आपको कोवैलेंट समझाऊंगा वहां पे ये बात आएगी, गैर दिशात्मक। जब कोवैलेंट समझाऊंगा, जब तक देखिए सिंपल सा, अगर उस समय याद न आया थोड़ा सा सुन लीजिए, जब तक आपका ये स्पेरिकल एस ब्लॉक वाले एस सबसेल जो होता है स्पेरिकल होता है, जब उसमें दिशा आती है तो दिशा होने से क्या होता है, ओवरलैपिंग होने लगती है, और जहां ओवरलैपिंग होती है वहां पे कोवैलेंट बॉन्ड होता है, तो वो डायरेक्शनल होता है। और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये नॉन डायरेक्शनल होता है। तो आप इस बात को अपने दिमाग में रख लीजिएगा कि नॉन डायरेक्शनल होते हैं। ये कुचालक चालक कब काम करते हैं, ये कहाँ पे डिजोल्व होते हैं, पोलर में नॉन पोलर में कहाँ डिजोल्व होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो गलनांक और क्वथनांक है कब हाई होता है या फिर ज्यादा होता है, क्यों होता है, उसके बाद में ये बनते कैसे हैं, अपोजिट चार्ज इससे बनते हैं।
तो ओवरऑल कहानी जो आज आपने सुनी है और समझी है, यहां से एक सवाल आपका फिक्स हो गया। जितने भी स्टेटमेंट आपने आज पढ़े हैं उससे एक सवाल पक्का हो जाएगा आपका। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अब आपका एक ही लेक्चर के अंदर कोऑर्डिनेट भी कंप्लीट कर दूंगा और आपका कोवेलेंट भी कंप्लीट कर दूंगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कंप्लीट कर दूंगा। तो जो कल का लेक्चर, हो सकता है कल संडे है ऑफ हो, शेड्यूल भेज दूंगा मैं आपको। अगर क्लासेस कल नहीं हुई तो परसों तो होनी ही है, तो उसमें आपका कोऑर्डिनेट, कोवेलेंट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये तीनों निपटा दूंगा एक साथ ही। तो इतना पढ़िएगा और पैरेलल में नोट्स बनाते जरूर चलिएगा भाई, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मुलाकात होगी आपसे फिर अगले लेक्चर में। और आप लोग क्रैश कोर्स तो है ही, साथ में विजय यात्रा बैच जरूर ज्वाइन कर लो। अगर आप लोग 2022 का पेपर देने के लिए अगर तैयार हो तो उसमें आपको 5000 क्वेश्चन का सेट प्लस में आपको क्या मिल जाएगा, मॉक टेस्ट। तो उधर क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाते रहिएगा और इधर तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ विधिवत। दोनों का जब संगम होएगा तो फिर आपका सिलेक्शन तय है, ठीक। तो ऑफर में है आज कोर्स, ले लीजिएगा उसको। थैंक यू सो मच, मुलाकात करेंगे आपसे। थैंक यू।